पीएम मोदी के मुताबिक देश को कोरोना संकट से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनना ही होगा। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट ने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया है और गांव, जिला और राज्य को आत्मनिर्भर बनना होगा। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसीबतें पैदा की है। जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन
पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाखों लोग जुड़े हैं, इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूं हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में ने कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। साथियों, इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उससे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमिताभ, पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही हैं। सबसे जरूरी बात कि कोरोना संकट ने आत्मनिर्भर बनाया और गांवों को, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनना होगा, हर किसी को आत्मनिर्भर बनना होगा। इसको कैसे समझा जाए? चलिए, तो पीएम मोदी की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 6 राज्यों से स्वामित्व योजना की उन्होंने शुरुआत की है और सबसे अहम बात उन्होंने कही कि या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वायरस शरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोक सकें। तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कम करें। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी कहाँ। सेकंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी, सांस की डिफ़िकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में पकड़ में नहीं आता, उस समय तो जैसा सीएम साहब ने कहा हमें सिर्फ प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे है। तो हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए जिसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी है या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। हाँ, अभी शुरू में जो हमने मरीज किए हैं, बहुत सारे मरीज स्क्रीन किए और शुरू में डॉक्टर्स का ये काम होता है डू नो हार्म,
हिपोक्रेटिक ओथ यही है कि आप भले ही सोचें कि अच्छा हो रहा है पर बुरा ना करें। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज़ में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज़ और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं LNH हॉस्पिटल में, उनको हम लोग उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए। अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है और हो सकता है आज हम उन लोगों को थेरेपी दे सकें। और इस थेरेपी के बेनिफिट्स काफ़ी हैं। अगर आपने उसको दिया तो वो 3rd स्टेज, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उस स्टेज पे मरीज ना जाए जिसमें ऑर्गन फेल हो और लंग के इन्फेक्शन जल्दी से करेक्ट हो जाएं। ये एक हमारा मेन एम है और ऐसे थेरेपी और अभी कोई है नहीं। हमें लगता है कि शुरू के अगर जैसे मान लीजिए 10 मरीज़ हमें 20 मरीज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे मरीज़ ये 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी दुआएं रहीं, मरीज़ों की दुआएं रहीं तो हो सकता है कि हम एक लीड ले सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये थेरेपी अच्छी है। पर इसमें कई दिक्कतें भी हैं। जैसे जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की ज़रूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं। ये बताएं, जैसे थोड़े दिन पहले एक लड़का था बिल्कुल यंग और वो आया रात को 1-1:30 बजे और हमें लगा कि इसी तरह प्लाज्मा मिल जाए, पर उसको पूरे दिन के बाद प्लाज्मा नहीं मिला और वो अगले दिन सुबह 4 बजे, हमें 7 बजे प्लाज्मा मिला, 4 बजे वो हमें छोड़ के चला गया। तो दिन भर में डिप्रेस होता रहा। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली का जहांगीरपुरा इलाका देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में एक बन गया है। जहांगीरपुरी इलाके में अब तक 80 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को जहांगीरपुरी के H ब्लॉक में कोरोना के 46 नए मरीज मिलने पर हड़कंप मच गया है। इससे पहले जहांगीरपुरी के H ब्लॉक की एक गली में पहले 31 मरीज मिले थे, जिसके बाद आसपास के हर व्यक्ति की जांच की गई, जिसके बाद गुरुवार को 46 नए मरीज सामने आए। इससे पहले जहांगीरपुरी में रहने वाले 6 पुलिसकर्मी और एक पुलिसकर्मी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जहांगीरपुरी के H ब्लॉक को पूरी तरह से सील किया गया है। तो दिल्ली का जहांगीरपुरा इलाका इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है और 46 नए मरीज इसमें सामने आए हैं। जहांगीरपुरी के H ब्लॉक को सील कर दिया गया है। इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और बताया यह गया कि 6 पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं। जहांगीरपुरी ये इलाका है और H ब्लॉक पूरी तरह से सील किया गया है। तो एक और हॉटस्पॉट दिल्ली में सामने आया है और 46 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को सील किया गया है। अब लोग वहां पर जरूरी सामान के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस बीच कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके जहांगीरपुरी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। जहांगीरपुरी के H ब्लॉक में 46 कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरा इलाका सील है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ निकली। पुलिस और प्रशासन की सारी तैयारियों के बाद भी जहांगीरपुरी के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो कोरोना के खतरे के बीच सड़कों पर घूमते दिखे। इस बीच ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की और कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं पहने थे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉटस्पॉट जहांगीरपुरी H ब्लॉक के बाहर। यहां कल 46 मामले सामने आए हैं, पर उसके बाद क्या है तस्वीर यहां की, चलिए आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं बोर्ड जहां पर बताया जा रहा है कि H, A और B ब्लॉक जहांगीरपुरी का ये रास्ता है और यहां आप देखिए कि भीड़ किस कदर बनी हुई है। कल 46 मामले आने के बावजूद किसी तरीके का कोई चेंज यहां नजर नहीं आ रहा है। भीड़ आप देखिए, लोग ही लोग आपको हर जगह नजर आएंगे। यहां 46 मामले कल H ब्लॉक से आए हैं, 31 मामले C ब्लॉक से आ गए हैं और उससे पहले 7 मामले पुलिस कर्मियों के यहां पर आ गए हैं। बावजूद उसके किसी तरीके का कोई फर्क पड़ता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन में साफ निर्देश है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर सब्जी भी लेनी है तो एक शख्स जाएगा और उसके बाद
भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाजार में पूरी भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। बहुत हौच पौच ये पूरा इलाका है, घर एकदम सटे हुए हैं। बेहद आप देखेंगे कि इलाके की भी अगर पूरी बात करें तो लोग जो हैं वो बेहद क्लोज रहने वाली जगहों पर यहाँ पर हैं। बावजूद उसके मामले यहाँ पर 46 आ गए हैं और किसी तरीके से लॉकडाउन के निर्देशों का पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। कोई यहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी हमें नजर नहीं आया। जहांगीरपुरी में कोरोना हॉटस्पॉट होने और लोगों की भीड़ बढ़ने पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली के कुछ इलाकों में कोरोना ने अपने पैर ज्यादा पसारे। लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कांटेक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर, तो जो मामले हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली या लोकल स्प्रेड जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट है। एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुनबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको हो सकता है। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि जहांगीरपुरी जैसे जो इलाके हैं और जो छोटी गलियां हैं वहाँ लोगों का अभी भी निकलना जारी है। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई चूक हो रही है लोगों नहीं, इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। दोनों देखो, पुलिस का एंगल तो है ही, पुलिस भी कोशिश कर रही है, पर लोगों को भी बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि देखिएगा ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो आपको भी, आपके परिवार को भी और काफ़ी लोगों को हो सकती है। दिल्ली के शाहदरा इलाके का मानसरोवर पार्क भी कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। मानसरोवर पार्क में एक ही परिवार के 6 लोगों समेत कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की चपेट में आने वाले परिवार में 11 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। बताया गया कि 11 अप्रैल को इस परिवार के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। आशंका इस बात की है कि उनके जरिए ही पूरे परिवार में कोरोना वायरस फैला। इस परिवार के आसपास रहने वाला दिल्ली पुलिस का एक एएसआई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो 11 महीने का एक बच्चा भी इसमें शामिल है। दिल्ली का कोरोना हॉटस्पॉट बना है मानसरोवर पार्क और इसमें बताया गया है कि परिवार के 6 सदस्यों में कोरोना हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी में 39 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें ज्यादातर सफाई कर्मचारी हैं। रोहिणी जोन से ये मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी में 39 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका, और क्या जानकारी मिल रही है? ये जो तमाम जो कर्मचारी हैं ये रोहिणी जोन के जरूर हैं, लेकिन अलग अलग जगह इनके घर हैं। कोई करोलबाग रहता है, कोई आजादपुर रहता है। ऐसे में खतरा जो है अब वो बढ़ गया है, क्योंकि ये 39 जो लोग हैं ये कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में अब जो इनके घर वाले हैं जिनके संपर्क में ये आए हैं, सफाई कर्मचारी भी इनमें से बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में अब उन सभी लोगों को चिन्हित करके उनकी जांच करना सबसे बड़ी यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम रहेगा। और इसके साथ साथ एमसीडी के लिए ये ज्यादा बुरा इसलिए भी है, इन तमाम कर्मचारियों को पहले ही 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे में अभी घर वाले इनके क्या करेंगे जब ये लोग एडमिट रहेंगे, ये दूसरी बड़ी चिंता है जो नॉर्थ एमसीडी फिलहाल जता रही है। 39 लोग हैं जो रोहिणी जोन में काम करते थे, सभी नॉर्थ एमसीडी की कर्मचारी हैं और इसमें से सफाई कर्मचारी सबसे ज्यादा संख्या में बताए जा रहे हैं। जी, देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की रफ्तार बहुत तेज है और वहां कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां अब तक 6400 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में दूसरा नंबर गुजरात का है, जहां 2600 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। बीते कुछ दिनों में गुजरात में मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। तीसरा नंबर दिल्ली का है, जहां कोरोना के कुल मामले करीब 2400 हैं। चौथा नंबर राजस्थान का है, जहां अब तक कोरोना के करीब 2000 मामले सामने आए हैं। और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां से 1700 मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मामले करीब 9.25 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं।
वहीं दूसरा नंबर स्पेन का है, जहां कोरोना के मामलों की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का है, जहां अब तक 1,89,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर फ्रांस है, जहां कुल मामले 1,59,000 से ज्यादा हो चुके हैं। और 5वें नंबर पर जर्मनी है, जहां अब तक 1.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान में कोरोना के हालात से जूझने की नाकाम कोशिश पर पीएम इमरान खान का मजाक उड़ाया। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से दान करने की अपील की है। इसी को लेकर चर्चा के समय जावेद ने इमरान खान पर जिंदगी भर भीख मांगते रहने का आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तानियों के अपने देश का फायदा उठाने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहां खाने वाले खाकर निकल गए। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ, और मैं ये करके अभी आपने जो बातें की, देखें ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज़, लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। तो हर चीज़ मजबूर है, और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है, और चलाने वाले अवाम होती है। कोरोना से जूझ रहे पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अब तक लॉकडाउन से इंकार करने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अब लोगों से रमजान में घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले इमरान खान मस्जिद में जाने को कह रहे थे। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि लोग लाख समझाने के बाद भी रमजान में घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन और वो जो बात की मस्जिदों में या भी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्ज़ी हम कर लें, इन्होंने जाना है। और ये हमारी, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था। हमने सारी पहले कोशिश की, और मैं ये वाज़े कह दूँ कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे, तो घर इबादत करें। और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर ले, लोगों ने निकलना है। इमरान खान ने लोगों से अपील की कि कोरोना से बचने के लिए रमजान में भी घरों में नमाज पढ़ना बेहतर है, और अगर लोगों ने उनकी अपील नहीं मानी तो मजबूरी में मस्जिदों को बंद करने के लिए सुरक्षा बल तैनात करने होंगे। फिर दूसरे प्लान बी पे आ गए। हमने जब सोचा कि अगर निकलना है तो क्या ये अच्छा लगेगा, रमज़ान के दौरान पुलिस जा रही है, नमाजियों को पकड़ के जेलों में डाल रही है, ये सारा सीन, या एक ज़िम्मेदार मुल्क बन के हम उलमा को अपील करें कि देखें, आप फिर अगर निकलना है तो एक TORs यानी कंडीशंस के बीच में जो 20 शराइत रखी कि इनके बीच में रह के निकले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, वो कालीन, जो भी चीज़ें बड़ी केयरफुली 20 पॉइंट्स बनाए गए। लेकिन आखिर में ये कहा कि अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं, अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया,
और ये फैला तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। वहीं पाकिस्तान सरकार कोरोना से लड़ने के लिए आईएसआई की मदद ले रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान सरकार कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए आईएसआई के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इमरान ने कहा कि वैसे तो आईएसआई का ये सिस्टम आतंकवादियों का पता लगाने के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल कोरोना के मरीजों का पता लगाने के लिए हो रहा है ताकि पाकिस्तान में तेजी से फैलते कोरोना वायरस को रोका जा सके।